आज की क्लास हमारी है राजस्थान करंट अफेयर 2026 के अंदर साप्ताहिक सूजस ई प्रश्नोत्तरी 113 से लेकर 119। मैं बता दूं कि हम जो है डेली रोज शॉर्ट्स के रूप में सूजस ई प्रश्नोत्तरी के 5 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और फिर उसका जो साप्ताहिक रिवीजन है संडे को हम सभी क्वेश्चनों में से मतलब जो है उनका विस्तार से विस्तृत जो है रिवीजन करते हैं। उनमें क्या क्या जानकारी है, कौन सी योजना है, कौन सी जो अलग अलग बातें हैं, वो सारी हम यहाँ पे विस्तृत तरीके से देखते हैं। जहाँ पे हम आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर क्या है, आरटीएस, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डब्ल्यूडीएफसी क्या है, पीएम पोषण योजना क्या है, मिड डे मील योजना क्या है। इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं और कॉरिडोर रहने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो हम आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र प्रतिमाह किन तारीख को आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो इसका जो शुभारंभ है वो 9 जून 2016 को हुआ था और 9 जून 2026 को इसको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और इसका जो मंत्रालय है वो है भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। और इसका उद्देश्य है वो है सभी जो गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराना तथा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। प्रमुख विशेषताओं की बात करें इस अभियान की, तो हर महीने की 9 तारीख को अभियान आयोजित किया जाता है। प्रदेश में है मतलब राजस्थान में यह अभियान प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है। देश भर में चालू है यह अभियान। तो देश भर में तो बात करें तो 9 तारीख को आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में 9, 18 और 27 तारीख को प्रति माह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भावस्था के 4 माह के बाद की गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है। सेवाएं सार्वभौमिक एवं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो प्रारंभ जो हुआ था 9 जून 2016 को हुआ था और वर्तमान में 2026 के अंदर इसे 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस जिले से पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू से पोषण अभियान जो चलाया गया था उसका शुभारंभ किया गया था। बात करें पोषण अभियान जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत चलाया गया था, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी जो शुरुआत है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से हुई थी। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, एनीमिया और कम वजन की समस्याओं को कम करना पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद हम बात करें, उसी के तहत पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया, जो कि 8वां पोषण पखवाड़ा था। इसका जो आयोजन है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 के मध्य करवाया गया। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां करवाई गई। इसकी जो थीम थी पोषण पखवाड़ा की, वो थीम महत्वपूर्ण है। प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास रखी गई। इसका उद्देश्य है कुपोषण में कमी एवं जन जागरूकता बढ़ाना। राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां ये रही कि राष्ट्रीय पोषण जो पखवाड़ा चलाया गया था उसमें राजस्थान का पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान रहा और वहीं पे राष्ट्रीय पोषण माह जो किया था उसमें द्वितीय स्थान रहा। और उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राज्य का पहला स्थान रहा और राजस्थान के अंदर जोधपुर जो जिला था वो प्रथम रहा। तो ये था हमारा पोषण अभियान और पोषण पखवाड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के मध्य
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्रथम चरण को लेकर सहमति बनी। प्रथम चरण में इसे दिल्ली से राजस्थान के किस स्थान तक बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहरोड। मतलब पहला चरण है, उसके अंदर यह है दिल्ली से लेकर बहरोड, जो कि कोटपुतली बहरोड जो जिला है उसमें स्थान स्थित बहरोड है, वहां तक यह बनाया जाएगा। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क नमो भारत कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है, जो दिल्ली, गुरुग्राम, SNB, शाजापुर, नीमराना और बहरोड और अलवर तक, यह दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, शाजापुर, नीमराना, बहरोड व अलवर को जोड़ेगा। इसकी जो कुल लंबाई है वो 196 किलोमीटर रहने वाली है। राजस्थान में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर रहेगी। राजस्थान में इसमें 6 स्टेशन होंगे, जिसमें से खुसखेड़ा, अलवर, शाजापुर, नीमराना, बहरोड, सोतानाला। और इसकी अधिकतम जो गति होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी शुरुआत है जो सराय काले खान नई दिल्ली में है, वहां से होगी। दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल 3 स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है, शाजापुर, नीमराना, बहरोड। बात करें RRTS, ठीक है, इसका जो मतलब यह जो बनेगा वो दिल्ली से लेकर बहरोड और यहीं से बीच में से जाकर के यह अलवर तक जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है राजस्थान के जो है वो 6 स्टेशन होने वाले हैं। एक तो बहरोड हो गया, अलवर हो गया, यहाँ पे होगा खुसखेड़ा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे होगा शाजापुर, नीमराना, फिर यहाँ पे बहरोड आ जाएगा और बहरोड के आगे एक और स्टेशन बनेगा जिसका नाम है सोतानाला। लेकिन फिलहाल में पहला चरण जो चलाया जा रहा है, चरण फर्स्ट, इसके अंदर 3 ही स्टेशन बनेंगे। 3 स्टेशन में होगा, एक तो शाजापुर होगा, नीमराना होगा और बहरोड होगा। ये 3 वर्तमान मतलब जो पहला चरण चल रहा है दिल्ली बहरोड, जिसमें राजस्थान की सीमा में 3 स्टेशन स्थापित प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो ये था पूरा RRTS। जबकि पहले बात करें तो इससे पहले RRTS जो है वो दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाया गया था, ठीक है। तो ये रहने वाला है इसका मैप जो हमारे राजस्थान में चलेगा, और इसकी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वो रहने वाली है 91 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई रहेगी वो 196 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। यह दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, शाजापुर, नीमराना, बहरोड और अलवर को जोड़ेगा। तो ये था हमारा RRTS। अगले क्वेश्चन की बात करें, विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2029 तक। बात करें राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026, इसकी जो नीति है वो है 4G। 4G का मतलब होता है ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब 4G। ये पहला जी है ग्रीन, दूसरा जी है गवर्नेंस, तीसरा जी है ग्रोथ और चौथा जी है ग्लोबलाइजेशन पर यह आधारित है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको $350 बिलियन तक पहुंचाना। उसके बाद अक्षय ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन करना, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, रिको एवं नॉन रिको क्षेत्रों में CETP कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु नई योजनाएं। कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये होते हैं कि जो वहां पे प्रदूषित जो जल होता है उसको शुद्ध करना या उसे योग्य बनाना। उसके बाद इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किए जाएंगे। उसके तहत जयपुर में पहला बनाया गया है और कोटा में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क निर्माणाधीन है। DMIC कॉरिडोर में नोड आधारित औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एवं प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026, जिसके प्रमुख प्रावधान ये हैं, ठीक है।
और इसी में ही बताया गया है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झुंझुनू। जबकि बेटी बचाओ बेटी अभियान जो चलाई गई थी वो पानीपत हरियाणा से चलाई गई थी। बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो इसकी जो शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से केवल 100 चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। इसके बाद शानदार परिणामों के आधार पर 2018 में इसका झुंझुनू से राष्ट्रीय विस्तार करते हुए इसे भारत के सभी 640 से अधिक जिलों में लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश में जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार लाना और जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी कार्य बल में बढ़ाना और जो हमारी जो बालिकाएं हैं उनको सुरक्षित सामाजिक पर्यावरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। केंद्र में प्रगति प्लेटफॉर्म है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। बात करें राज उन्नति की, तो राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन इसका पूरा नाम है। राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र की प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काम करता है। राज उन्नति प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख करोड़ से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। तो राज उन्नति जो प्लेटफॉर्म है वो सरकारी जो परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करता है और देखता है कि किस परियोजना ने कितनी प्रगति की है या निर्माणाधीन है, कितना उसका निर्माण हो चुका है, कितना बाकी है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो राज उन्नति प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीमराणा, जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बात करें नीति आयोग द्वारा जारी 2025-26 की तृतीय तिमाही अक्टूबर दिसंबर की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के एक्सपीरियंशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम एबीपी की इस रैंकिंग में नीमराणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की है। मतलब नीति आयोग का एक प्रोग्राम चलता है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नीमराणा को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39% जो हिस्सा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि रेल मार्ग है या रेल माल वाहक मार्ग, लॉजिस्टिक मार्ग है, जिसको बढ़ावा देने के लिए WTFC का निर्माण किया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका जो स्थान रहने वाला है वो दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक माल परिवहन परियोजना है। दादरी यूपी से लेकर राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात और महाराष्ट्र तक JNPT जो पोर्ट है मुंबई में वहां तक यह बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई रहने वाली है 1504 किलोमीटर रहने वाली है। लगभग 39% हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से गुजरेगा और राजस्थान की बात करें तो इसका 39% हिस्सा 28 जिलों से यह गुजरने वाला है।
राजस्थान को उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों से बेहतर संपर्क करेगा। WDFC की रोल ऑन एंड रोल ऑफ नाम विशेष सेवा, जिसके तहत लदे हुए ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्लैट वैगनों पर चढ़कर गंतव्य तक ले जाया जाता है। इसके अंदर एक विशेष सेवा है जिसे रोल ऑन रोल ऑफ या फिर हम बोलते हैं रेल पर लदे ट्रक। ठीक है, जो यहाँ पे इस तस्वीर में दिखाया गया है, नीचे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के ऊपर अलग अलग ट्रक हैं, उनको उसके ऊपर चढ़ाया गया है, लदाया गया है और उनको बांधा गया है। ठीक है, तो यह सेवा क्या है, इसका नाम है रोल ऑन एंड रोल ऑफ सेवा, जो कि WDFC जो कॉरिडोर है उसके अंदर यह शुरू की गई है। इसमें क्या होता है, जो माल से जो लदे हुए ट्रक हैं उनको सीधे मालगाड़ी के जो वैगन है या उनके जो डब्बे हैं उनके ऊपर लदाया जाता है और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसके कारण समय, ईंधन और प्रदूषण जो होता है उस मतलब समय की तो बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है, लेकिन ईंधन से जो प्रदूषण जो होता है सड़क पर चलने वाले वाहनों से, उसमें भी यह कारगर साबित होती है कि प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दादरी उत्तर प्रदेश है JNPT पोर्ट मुंबई तक बनाया जा रहा है। 1504 किलोमीटर का है। राजस्थान के अंदर इसमें 39% हिस्सा आएगा, जो 28 जिलों से गुजरेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में किस स्थान पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर बना हुआ है राजस्थान लगातार 2 वर्षों से प्रधानमंत्री पोषण योजना। बात करें PM पोषण योजना, जिसे मिड डे मील योजना कहते थे, पूर्व में इसका नाम मिड डे मील योजना था, लेकिन 29 सितंबर 2021 को इसका नाम परिवर्तित करके PM पोषण योजना कर दिया गया है। इसका जो क्रियान्वयन है वो किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। यह जो प्री प्राइमरी है, जो आंगनबाड़ी मतलब पहली दूसरी से भी पहले जो पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो आंगनबाड़ी के अंदर उनको मर्ज किया जा रहा है और वहीं पर प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उनको भी वहीं पर रह करके वहाँ पे उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8 तक कक्षा 8 तक के बच्चों को इसमें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी के तहत यहाँ पर तिथि भोजन या उत्सव भोजन का भी आयोजन किया जाता है। तिथि भोजन या उत्सव भोजन क्या है? कोई भी व्यक्ति या समाज खुशी के अवसरों यथा जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाइयाँ, उपकरण, बर्तन आदि विद्यालय को दे सकता है। मतलब तिथि भोजन या उत्सव भोजन यानी कोई गांव के अंदर, समाज के अंदर कोई उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, किसी की वर्षगांठ है शादी की, ठीक है, तो वो यहाँ पे मतलब बच्चों को भोजन करवा सकता है, उन्हें मिठाइयाँ वितरित कर सकता है या फिर विद्यालय को कोई उपकरण, बर्तन दे सकता है। ठीक है, तो ये था तिथि भोजन और उत्सव भोजन। उसके बाद हम बात करें PM पोषण योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं होते हैं, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक। स्तर की बात करें, प्राथमिक जो स्तर होता है उसके अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो 450 कैलोरी तक के प्रत्येक छात्र को प्रदान करवाई जाती है और 12 ग्राम तक प्रोटीन प्रदान करवाई जाती है प्राथमिक स्तर तक, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक उनको 700 कैलोरी तक की ऊर्जा प्रदान करवाई जाती है, जबकि 20 ग्राम तक प्रोटीन उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद हम बात करें योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र 150 ग्राम खाद्यान्न जिसमें गेहूं या चावल उपलब्ध कराया जाता है। बात करें कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र को 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक को 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत है या नाम परिवर्तन है वो 29 सितंबर 2021 को किया गया था। उसके बाद हम बात करें मिड डे मील जो योजना है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन खाना बनाने की जो लागत है
6.78 तथा 6 से 8 तक के लिए प्रतिदिन प्रति छात्र 10 रुपये 17 पैसे निर्धारित की गई थी। भोजन के पोषण मूल्य का विश्लेषण राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995, जबकि प्रधानमंत्री पोषण योजना 29 सितंबर 2021, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक। बात करें सेवा शिविर अभियान, जो 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसकी अवधि 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित करवाना है। इसका उद्देश्य है आमजन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको मौके पर ही निस्तारित करना। अभियान में प्रमुख कार्य 69A, 54E, 50B, 60C प्रकरणों का निस्तारण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना। बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% छूट दी जाती है। और वहीं पे हम बात करें, राजस्थान ग्रामीण सेवा शिविर में 22 विभागों और शहरी सेवा शिविरों में 10 विभागों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। ग्रामीण में 22 विभाग है, जबकि शहर में 10 विभाग है। उन विभागों की जो समस्या है उनका समाधान सेवा शिविर जो अभियान है उसके अंदर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो उदयपुर जिले में स्थित है। सही बांध राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटरा तहसील में साबरमती नदी की सहायक नदी सेई नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण मिट्टी का बांध है। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानसून के दौरान अतिरिक्त जो जल है उसको इकट्ठा करके एक टनल या सुरंग के माध्यम से पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पानी को पहुंचाना है, जिसे हम बोलते हैं सेई सुरंग। सेई सुरंग के माध्यम से जो पानी है वो जवाई बांध को उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, सेई बांध से सेई सुरंग निकाली गई है और सेई सुरंग के माध्यम से जवाई बांध के अंदर, जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है, वहां पे पानी की उपलब्धता करवाई जाती है। अगले क्वेश्चन है, मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम को पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? तो वह 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। बात करें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, इसकी जो लागू होने की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के अंदर यह लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देना तथा उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। विजन है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास करना। इसमें जो पंजीकरण है, जिन परिवारों के पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है वे परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के माध्यम से ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में परिवार के सदस्यों के नाम, आयु एवं पते की जानकारी देकर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। इसके जो प्रमुख प्रावधान है वो है 125 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी इसमें दी जाती है। पहले इसमें भुगतान 15 दिनों में होता था, अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है, मतलब 7 दिनों से कर दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर इसमें भुगतान आ जाएगा। और समय पर रोजगार नहीं मिलने पर इस पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान भी इसमें किया जाता है। और बुआई और कटाई के सीजन में खेती के काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिनों का नो वर्क पीरियड होगा। बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा आवंटन 95,692 करोड़ का इसमें किया गया था, जिसमें से राज्यों के अंश सहित कुल अनुमानित व्यय जो है वो 1.51 लाख करोड़ से अधिक है। उसके साथ हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो केंद्र का अंतरिम आवंटन 7,581 करोड़ से अधिक है। राज्य सरकार का अतिरिक्त प्रावधान है 4,000 करोड़, आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। कुल उपलब्ध राशि है वो 11,581 करोड़ से अधिक है। वित्त पोषण की बात करें तो इसमें मानक लागत साझाकरण अनुपात केंद्र और राज्य का 60:40 है, जो मैदानी जो राज्य हैं उनके अंदर।
और पूर्वोत्तर और हिमालय जो राज्य हैं, पहाड़ी जो राज्य हैं, उनमें अनुपात 90-10 अनुपात है। और बिना विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें 100% केंद्र सरकार वित्त पोषित करती है। बात करें बीवीजी रामजी योजना की, तो यह 125 दिन का तो रोजगार देती है। ठीक है, इसके अंदर जो भुगतान है वो 7 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। उसके बाद करें तो 60 दिन का 9 वर्ग पीरियड रहने वाला है, क्योंकि जब खरीफ और रबी की फसल कटाई का समय आता है तो उस समय क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो फसल काटने में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब जोड़ तालाब जिसकी खुदाई की जाती है वहां पे नहीं आ सकते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए 60 दिनों का 9 वर्क पीरियड रखा गया है। इसके अंदर बीबीजी रामजी योजना नहीं चलाई जाएगी। और उसके बाद हम बात करें केंद्र सरकार का जो आवंटन है वो 95,692 करोड़ का है, जिसमें हम बात करें तो राज्यों के अंश सहित कुल अनुमानित जो व्यय है वो 1.51 लाख करोड़ से अधिक है। मतलब राज्य प्लस केंद्र का जो अनुमानित जो लागत आएगी इसमें 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने वाली है। उसके बाद हम बात करें केंद्र का अंतरिम आवंटन जो हमारे राजस्थान को जो किया गया है वो किया गया है 7,591 करोड़ से अधिक। और उसमें ही राज्य का जो मतलब प्रावधान रहने वाला है वो 4,000 करोड़ का है, क्योंकि जो मैदानी राज्य हैं वहां पे 60:40 का रेशियो चलता है, जहाँ पे 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% हिस्सा राज्य सरकार प्रदान करती है। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है उसमें जो कुल राशि है वो है 11,581 करोड़ से अधिक जो राशि है वो वर्तमान में राजस्थान के पास है। इतने रुपए में वह बीवी राम जी के तहत लोगों को रोजगार प्रदान करवा सकती है। और हम बात करें मतलब मैदानी जो राज्य हैं वहाँ पे 60:40 का रेशियो रहने वाला है। जो पूर्वोत्तर के जो जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, वहाँ जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं या हिमालय जो राज्य हैं वहाँ पे 90:10 का रेशियो रहने वाला है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधायिका नहीं है वहाँ पे 100% केंद्र सरकार इसका वहन करेगी। तो ये थी हमारी बीवी रामजी योजना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचपत्रा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले में आती है? तो वो आती है बालोतरा जिले में। पहले बाड़मेर में आती थी, लेकिन बालोतरा जब नया जिला बना तो उसके अंदर पंचपत्रा स्थित जो रिफाइनरी है वो बालोतरा में आने लग गई है, मतलब बालोतरा में स्थित है। राजस्थान रिफाइनरी की बात करें औद्योगिक विकास की नई पहचान है। इसका जो स्थान है वो पंचभद्रा बालोतरा में है। इसकी जो अनुमानित लागत आने वाली है वो 79,459 करोड़ रुपए आने वाली है। इसकी जो क्षमता रहने वाली है वो रहने वाले 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, मिलियन मीट्रिक टन प्रति ईयर। पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल उद्योग निवेश और रोजगार को बढ़ावा यह देगी। उसके बाद में हम बात करें इसी के तहत बालोतरा के अंदर राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जा रहा है। बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन, इसका उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों को डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिसके तहत त्रिपक्षीय समझौता हुआ है एचपीसीएल के मध्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो उत्पाद लेंगी, मतलब निर्यात मतलब आयात जो करेंगी, ठीक है, जो अलग अलग उत्पाद निकलते हैं, ठीक है, उनको जो आयात करेंगी औद्योगिक इकाइयां, उन तीनों के मध्य यह समझौता हुआ है। कुल 18 समझौते में बात करें तीसरे चरण की तो कुल क्षेत्र 780 हेक्टेयर रहने वाला है। 487 हेक्टेयर के लिए कैटेगरी ए पर्यावरण स्वीकृत हेतु आवेदन है। बात करें बालोतरा की पंचपत्रा रिफाइनरी में 20 अप्रैल 2026 को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में आग लग गई थी, जिसके कारण इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो करने आ रहे थे, लेकिन आग लगने के कारण इन्होंने इनॉग्रेशन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है? तो वो हुआ है कृषि क्षेत्र है।
वहाँ के जो श्रमिक है उन्होंने सर्वाधिक जो पंजीकरण है वो ई श्रम पोर्टल पर किए हैं। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है? असंगठित श्रमिकों के लिए है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। मतलब केंद्र सरकार जो है वहाँ का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उसके द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। इसमें कोई भी 16 से लेकर 59 वर्ष तक की आयु का असंगठित जो श्रमिक है, जो ईएफओ, ईएसआईसी या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। और उसके बाद में इसे जो मतलब जो श्रमिक होता है उसको जो सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ दिया जाता है। राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से जो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उन्होंने सर्वाधिक पंजीकरण इस पर किया है। तो ये था ई श्रम पोर्टल। राजस्थान के संदर्भ में क्या जानकारी थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी, हमने ये पूरी जानकारी यहाँ पे देख ली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जून 2026 में इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए किन 3 प्रमुख संस्थाओं के मध्य एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मतलब इंडिया मार्ट 2028 जो राजस्थान में होने वाला है, वो अभी उसकी डेट या फिर हम बात करें उसके मध्य वो होने वाला है, तो उसके लिए एमओयू जो हुआ है वो अभी वर्तमान में 2026 में कर दिया गया है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 है, उसमें जो समझौता है वो रिको, सिडोस और लघु उद्योग भारतीय इन तीनों के बीच में एमओयू हुआ है। बात करें इंडिया स्टोन मार्ट 2028, इसके आयोजन के लिए राजस्थान उद्योग विकास एवं विनियोग निगम जिसे कहते हैं रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन जिसे सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो जयपुर में है वहां पे आयोजित एक कार्यक्रम में त्रिपक्षीय एमओयू किया गया है। बात करें इंडिया स्टोन मार्ट 2028 की, इसका आयोजन 17 से 20 फरवरी 2028 को किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक देशों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही 11 देशों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। तो ये था इंडिया स्टोन मार्ट 2028, जो कि 2 साल तक 3 साल तक यह जो है हमारी एग्जाम में घूम फिर के आता रहेगा। जो इसका आयोजन है वो 17 से 20 फरवरी 2028 को किया रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के इतिहास में वीरता एवं स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है जेठ शुक्ल तृतीया को। जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम मानते हैं, और वहीं पे हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार माने तो वो जेठ शुक्ल तृतीया को इनको जन्म हुआ था। बात करें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जेठ शुक्ल तृतीया जो कि 17 जून को थी, महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई गई। जयंती पर राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में पहली बार 21,000 दीपक प्रज्वलित कर स्वर्णिम इतिहास रचा गया। बात करें महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। इनका जो शासनकाल था वो 1572 से लेकर 1597 तक रहा। उसके बाद हम बात करें तो हमारे राजस्थान में जो 5 कृषि विश्वविद्यालय है उनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उदयपुर में स्थित है और जिसके वर्तमान जो कुलगुरु है वो भी डॉक्टर प्रताप सिंह ही हैं। उसके बाद हम बात करें महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में बनाया जाएगा, जिसके लिए जो विधेयक है, एक्ट है 2025 जो कि मार्च 2026 के अंदर ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। उसके बाद महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर में बनाया जाएगा, जो कि ये खेल कूद के अंदर राजस्थान की सर्वोच्च संस्था होने वाली है। उसके बाद हम बात करें महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, जो 100 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। इसमें महाराणा प्रताप सर्किट में शामिल जो स्थल है जावंड, हल्दीघाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दिवेरी और उदयपुर रहने वाले हैं।
तो ये थी हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, शासनकाल कब तक रहा, इनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, इन्हीं के नाम पर खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर में बनाया जाएगा, और महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा जो 100 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा, जिसके अंदर जो महाराणा प्रताप से जो संबंधित जो स्थान है उनका विकास किया जाएगा, टूरिस्टों के लिए उसको डेवलप किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज RUHS अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसको किया जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। RUHS को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है कंपोनेंट ई में। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं पीएम कुसुम योजना के, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के अंदर तो जो सौर संयंत्र लगाए जाते हैं, उसके बाद हम बात करें कंपोनेंट बी के अंदर सौर पंप लगाए जाते हैं, और कंपोनेंट सी के तहत जो लगे हुए जो पंप है उनका सौरीकरण सोलराइजेशन किया जाता है। तो कंपोनेंट ई के अंदर हमारा राजस्थान है वो पहले स्थान पर, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला स्थान। बात करें पीएम फसल बीमा योजना, बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 18 फरवरी 2016 से की गई थी। जो मंत्रालय था वो था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान पर किसानों को वित्तीय सहायता देना, किसानों को खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहन करना और आय सुरक्षा देना। प्रीमियम दर की बात करें, किसानों का जो अंश रहने वाला था रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए 5%, जबकि शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा रूप से वहन करती है। रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और बागवानी या वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो उसके लिए 5%। ये है इसकी महत्वपूर्ण जो घटक है कि खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% किसानों को अंश दिया जाता है, प्रीमियम दर प्रदान की जाती है, और शेष जो दर है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से किन जिलों की हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो शेखावाटी में झुंझुनू, चूरू, सीकर 3 जिले आते हैं, तो इन्हीं के अंदर शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना चलाई जा रही है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू की ऐतिहासिक, कलात्मक और भित्ति चित्रों वाली 600 से अधिक हवेलियों का संरक्षण करना है। शेखावाटी की प्रमुख हवेलियों की बात करें तो झुंझुनू में है सोना चांदी की हवेली जो महनसर में है, ईसरदास मोदी की हवेली, सर्राफों की हवेली जो मंडावा में है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंगलोद में है, बिरला हवेली पिलानी में है, पकड़िया की हवेली चिड़ावा में है, पोदार की हवेली नवलगढ़ में है, और भक्तों की हवेली नवलगढ़ में है। तो ये तो है झुंझुनू की महत्वपूर्ण हवेलियां। सीकर की बात करें तो सीकर में पंसारी हवेली, श्रीमाधोपुर नई हवेली, सिंघानिया की हवेली, सिंघानिया, नादिया प्रिंस की हवेली, राठी हवेली, लक्ष्मणगढ़, खेमका सेठू की हवेलियां, गोरीलाल बियाणी हवेली, ये सीकर की हैं। चूरू की बात करें तो सुराणों की हवेलियां, मंत्रियों की हवेली, मालजी का कमरा, रामविलास गोयनका की हवेली, नाटो की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, और दामचंद चोपड़ा की हवेली। तो ये थी सीकर की और ये चूरू की, ठीक है।
और झुंझुनू की हो ही गई, तो ये पूरी शेखावाटी की जो महत्वपूर्ण जो हवेलियां थी वो हमने देख ली हैं। यहीं पे हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, पूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।